तो हेलो एवरीवन, ये है क्लास 8th मैथमेटिक्स का ये वाला एग्ज़ाम, ये वाला जो आज हुआ है। आज की तारीख है 13 तारीख को, 13 फरवरी को, है ना। तो आज चेक कर लो किस किस के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या लिखा है कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3/2 हुआ। अब इसका रेसिप्रोकल करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ही रेसिप्रोकल होता है, तो इसका बनेगा 2/3 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैच करते रहना अपना अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन चेक करो, फोकस है कि नहीं बोर्ड पे है। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स द डायगनल्स आर इक्वल। कह रहा है डायगनल्स किस में इक्वल हैं। ठीक है, देखते हैं किस में इक्वल है। ये जो है एक रोम्बस शेप नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरह से काइट शेप नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम शेप नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायगनल्स होती हैं, ये जो रोम्बस भी है इसमें कुछ थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच नज़र आ रहा है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, थोड़ा सा ऐसा खिंचा हुआ रोम्बस नज़र आ रहा है ऐसे हल्का सा। तो ऑफ कोर्स ये डायगनल थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, ये डायगनल थोड़ी ज़्यादा छोटी होगी। देखते ही पता लगा लो आप। ये डायगनल थोड़ी छोटी है, ये डायगनल बहुत बड़ी है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये डायगनल अगेन छोटी है, ये डायगनल अगेन बड़ी है, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्टेबल ऑप्शन हेयर, ठीक है। सॉल्यूशन 4 इक्वेशन लिखी हुई है हम पे। 4y - 18 बराबर 18, 3y - 2 बराबर 5y - 2, C 4y + 3 बराबर 2y - 1, D 7y - 2 बराबर 6y + 2। इसे बोला है इन सारी सॉल्यूशंस में से, इन सारी इक्वेशंस में से जीरो किसका सॉल्यूशन है। जीरो सॉल्यूशन है, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। या तो आप पे एक तरीका है कि इन सबको सॉल्व कर करके चेक कर लो, किसका आंसर जीरो आता है उस पर टिक कर देना। दूसरा थोड़ा आसान तरीका ये है कि जीरो अगर सॉल्यूशन है तो जीरो पुट करके देख लो, वेरीफाई हो जाएगा काम आपका। जैसे इसमें y की जगह अगर तुम जीरो लगाओगे तो 4 × 0 -18 बराबर 18, तो ये टर्म तो जीरो हो गया। तो -18 बराबर नहीं होता 18 के, तो ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। अब जीरो इसमें लगा के देखते हैं एक बार। 3y - 2 बराबर 5y - 2, इधर जीरो लगाया, इधर जीरो लगाया, ये तो टर्म खत्म हो गया, ये टर्म भी खत्म हो गया। यहाँ आया -2 बराबर -2, ये तो सही हो गया। -2 तो -2 के बराबर होता है, दैट मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपके एग्जाम में मल्टीपल करेक्ट नहीं होते, सिंगल करेक्ट होता है, तो इसी वजह से मैं आगे क्वेश्चन चेक नहीं कर रहा। हालांकि आप चेक करके देख सकते हो। अगर यहाँ पे 0 0 करोगे अगर आप, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो 3 - 1 के बराबर नहीं होता। अगर इसमें 0 0 रख के चेक करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। -2 + 2 के बराबर नहीं होता। सो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन हेयर। आगे बढ़ते हैं, चलो। फोर्थ पार्ट में, ये थर्ड पार्ट था हमारा। फोर्थ पार्ट में कहा गया है दैट क्यूब ऑफ डेसिमल नंबर 2.5 का अगर आप क्यूब करोगे, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, देख लेता हूँ मैं। 7.5, 156.2.5, 156.25, 15625, यहाँ पॉइंट है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सोचो, दिमाग लगा के। इसका मतलब क्या है, 2.5 × 2.5 × 2.5। अब जो भी आंसर आएगा उसमें पीछे से कितने नंबर बाद पॉइंट लगेगी, 1 2 3, पीछे से 3 नंबर बाद पॉइंट लगनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट के राइट में 1 नंबर, पॉइंट के राइट में 1 नंबर, पॉइंट के राइट में 1 नंबर। पीछे से कितने नंबर बाद पॉइंट लगनी चाहिए, 3 नंबर बाद। तो यहाँ से देखो 1 2 3, सिर्फ इसी है, यही नंबर है जिसके अंदर पॉइंट के 3 नंबर बाद पॉइंट लग रही है, लास्ट के 3 डिजिट बाद पॉइंट लग रही है। देखो इसमें तो 1 डिजिट बाद है, ये तो रिजेक्ट हो गया। इसमें भी 1 डिजिट बाद है, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसमें 2 डिजिट बाद है, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो पॉइंट के 3 नंबर बाद पॉइंट लग रहा है, सॉरी लास्ट से 3 नंबर बाद पॉइंट लग रहा है, दैट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन। ऑफ कोर्स यू कैन मल्टीप्लाई इट और चेक भी कर सकते हो आप इसको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो पहले ये इससे तो कट गया, 2 आया, इधर आया -3/2, ये आया, जो बचा उसको लिखते हैं हम। ये क्या है, p², ये क्या है p, तो p की पावर 3, ये क्या है q, ये क्या है q², तो q की पावर भी 3। मैच करो कौन सा है, -3/2, -3/2 इसमें है और इसमें है। और आगे देखते हैं p³ q³, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ तो q की पावर 4 है, ये करेक्ट है, ये सारे गलत ऑप्शन हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट पेज देख लो एक बार। तो देखते हैं अगला पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट नहीं, ये सिक्स्थ पार्ट है ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। देखो आपको फिगर दिख रहा होगा, पॉज करके ट्राई करो एक बार, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल, एरिया टेबल के टॉप का कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, ये पूरा का पूरा 4.4 है, और ये है 4। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, दोनों के बीच में हाइट अपॉन में 2, फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड, a + b बोल देते हैं इसको। हाइट कितनी है दोनों के बीच में, 2.5 अपॉन में 2, ये हाइट कितनी है 4, और ये कितनी है 4.4, ये कितना हुआ देखो 2.5 अपॉन में 2, 4 को 4.4 से जोड़ेंगे 8.4 आएगा, इसको इससे काटा कितने पे गया 4.2। अब 42 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 5 8 9 10, 1050, 1050। पॉइंट के राइट में एक नंबर है, पॉइंट के राइट में एक नंबर है, 2 नंबर पॉइंट लगा दिया, तो ये ऑप्शन नंबर हो रहा है। अब तुम बोलोगे ऑप्शन ये है 6.5, 6.9, 10.5, 10.9 स्क्वायर मीटर है सारे। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये वाला। आप बोलोगे यहाँ तो आपका एक एक्स्ट्रा 0 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद आप 0 हटा या लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और बाकी सारे गलत हैं। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेना आप, पॉज करके पीछे जाके। कह रहा है एक्स और वाई इनवर्स प्रपोर्शन में है, ये x है, ये y है, ये 15, ये 12, ये a, ये 9, ठीक है। ऑप्शंस भी लिख देता हूँ मैं, 20, 16, 18, 15, ठीक है। 20, 16, अच्छा ऑप्शन थोड़े उल्टे लिख दिए मैंने ना, 20, 18, 16, 15, ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, हम ये क्वेश्चन में बोला ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता था, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता था एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी, यानी कि अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज करेगा, है ना। और हम इसको लिखते कैसे थे, कुछ ऐसे लिखते थे हम इसको, ऐसे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। इसका मतलब क्या है कि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/b, तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। तो ऑफकोर्स आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए, a अगर एक प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे, अगर इक्वल आएगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा k और नीचे b आ जाएगा, तो इधर भेजा किसी कांस्टेंट के बराबर a इंटू b होना चाहिए। तो इससे मुझे बात पता चली कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वही नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, 12 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाय 9 को करके भी वही नंबर आना चाहिए। सीधा सीधा कैंसिल आउट कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन में 9 बराबर a, ठीक है। इनको 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, तो ऑप्शन ये a की वैल्यू आई हमारी, है ना। तो 20 इज ऑप्शन नंबर a, ठीक है। ओके, तो ये है MCQs का 8th पार्ट। कह रहे हैं इसको फैक्टराइज करना है और कौन से फैक्टर्स हैं इसके। तो
तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन आता है तो जो जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे x माइनस 8 x प्लस 8, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इसको इससे, ऐसे करके सॉल्व कर लो चारों ऑप्शन को, जो मैच हो उस पर टिक कर लेना। लेकिन छोटा तरीका क्या है, सीधा सीधा इसी को ही फैक्टराइज कर लो, उसको एक्सपैंड करने की जगह, है ना। तो देखो इसके आगे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करा 64 से, कितना आया 64। 64 से हमें कुछ करके 16 बनाना है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलो देखते हैं किसके टेबल में कहाँ आता है। 64 2 के टेबल में आता है 32 पे, इन दोनों को जोड़ा आया 34, बीच वाला टर्म मैच नहीं हुआ। इन दोनों घटाया आया 30, बीच वाला टर्म मैच नहीं हुआ। 64 और देखो किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में मेरे ख्याल से 16 पे आता है, 16 चौके 64 है ना। इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 20, घटाओ कितना हुआ 12, तब भी अभी मैच नहीं हुआ, तो और कुछ देखना पड़ेगा। 64 8 के टेबल में कितने पे आता है 8 पे, इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ 16, हो गया मैच आराम से। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, ये 1 तो हमने खुद से लगाया था, लगाना ना लगाना आपकी मर्जी है। यहाँ पे आया -8x, दोनों मैंने माइनस क्यों लगाए, क्योंकि इधर माइनस का 16 था, इसलिए मैंने -8x लिखा यहाँ पे, प्लस 64। यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन आया, x माइनस 8, यहाँ से कॉमन लिया, मैंने -8 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया माइनस का 8 कॉमन लिया। क्योंकि मैंने माइनस का 8 कॉमन लिया है इसलिए ये वाला तो हो जाएगा पॉजिटिव, कैसा हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसमें से जब हम नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो इसका और इसका निशान बदल जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे x माइनस 8 आ रहा है, x माइनस 8, तो कौन से दो फैक्टर बने इसके, ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। अब सुनना, इस चीज को हम एक थोड़े आसान तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये ध्यान से अगर आप देखो तो, जिन बच्चों ने मेरी फैक्टराइजेशन वाली पूरी वीडियो देखी है, कंप्लीट मेरे से पढ़ा है, उन्हें समझ आ गया होगा कि ये जो है ये x का स्क्वायर है, ये जो है ये 8 का स्क्वायर है, और बीच में माइनस का 2ab होगा, a की जगह x, b की जगह 8 होगा। अभी क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये क्या बन गया x माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, x माइनस 8, x माइनस 8। तो इस तरीके से थोड़ा इजी पड़ता है, हालांकि जो तरीका आपको पसंद है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है x/2 प्लस x/3 बराबर 10 है, x की वैल्यू बतानी है, सुपर इजी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस। बराबर कितना हुआ इधर 10, 3x और 2x कितना हो गया, अपॉन में 6 बराबर 10। ये 5/6 जो है वहां जाके उल्टा हो जाएगा, 6/5 बन जाएगा। 5 के टेबल में 10 आता है कितने पे, 2 पे, तो x बराबर 6 दूनी 12। अभी तक इसका ऑप्शन नंबर क्या आया, डी, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12। बाकी ऑप्शन नहीं लिखे, आसान क्वेश्चन है। स्टॉप टॉकिंग। 10th पार्ट, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव लाइक टर्म्स, 5pqr स्क्वायर कॉमा -3pq स्क्वायर r, -5pqr स्क्वायर कॉमा pqr स्क्वायर, 5pqr स्क्वायर कॉमा 7p स्क्वायर rz, 5pqr स्क्वायर कॉमा 3p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। देखते हैं, लाइक टर्म्स का मतलब होता है एक जैसे टर्म, जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल्स की पावर बिल्कुल एक ही जैसी हो। देखो यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 1 है, सो फार सो गुड। यहाँ q की पावर 1 है, यहाँ q की पावर 2 है, तो इसे रिजेक्ट कर देते हैं हम, ठीक है। अगले वाले में देखो, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर नहीं है, तो 1 लगा सकते हो, मतलब बेसिकली नंबर से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ p की पावर कितनी है 1, यहाँ पे p की पावर कितनी है 1, तो अभी तक तो ठीक है। यहाँ q की पावर कितनी है 1, यहाँ q की पावर कितनी है 1, यहाँ r की पावर कितनी है 2, यहाँ r की पावर कितनी है 2, तो ये हो गया हमारा क्या, लाइक टर्म। ये दोनों के दोनों एक जैसे टर्म्स हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी देखो इधर z है, इधर तो z ही नहीं है, इधर क्या है देखो p की पावर 2 है, p की पावर 2 ही नहीं है, तो बाकी दोनों को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब यहां पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम टेम्परेचर ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। देखो, जो ऐसे लेटी हुई एक्सिस होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इधर हमें टाइम दिया हुआ है, यहां पे टेम्परेचर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से है जिसमें ये दोनों ऐसे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर, यहां पे हमें टेम्परेचर दिया है, यहां पे हमें टाइम दिया है, और इसमें ऐसे करके ग्राफ है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी मैं नीचे ही बना देता हूं। यहां पर टेम्परेचर कुछ इस प्रकार दिया है और टाइम कुछ ऐसे बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी साइड में बना देता हूं मैं इसे। यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पे टाइम, और ये इस तरह से बढ़ रहा है। देखो, समझते हैं ये ग्राफ्स हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, चेक करो फोकस एक बार। ये ग्राफ हमें बता रहे हैं, इस ग्राफ में समय के साथ, देखो टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? समय के साथ टेम्परेचर बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। जब तुम कोई भी चीज़ गर्म करते हो तो समय भी बढ़ता जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, तो ये तो हो सकता है। इधर समय बढ़ रहा है, देखो समय में हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में घट रहे हैं हम। क्या समय के साथ टेम्परेचर घट सकता है? हाँ, घट सकता है। कोई चीज़ ठंडी करते हैं तो समय के साथ टेम्परेचर घट जाता है। ये गर्म करने का ग्राफ हो गया, ये ठंडी करने का ग्राफ हो गया। ऑप्शन नंबर सी को थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, यहां पर टाइम है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर उतना का उतना ही है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अगर जैसे कि ये मार्कर है, ये 1 मिनट पहले भी रूम टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर मतलब 22-23 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद भी जब मैंने इसे पकड़ लिया तो भी रूम टेम्परेचर पे ही था। तो समय तो बीत रहा है लेकिन इसके लिए, लेकिन टेम्परेचर नहीं बीत रहा, मतलब टेम्परेचर उतना का उतना ही, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये ग्राफ को ध्यान से देखना, इसके लिए समय ही नहीं बीत रहा लेकिन टेम्परेचर में बढ़ते जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है इसके लिए समय ही ना बीते, कि टाइम में पॉज हो जाए? तो ये नहीं हो सकता, तो ये गलत ऑप्शन है। तो इसमें बोला था कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। हेडिंग में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज समय के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता है। उसी समय के साथ, सॉरी, टेम्परेचर के साथ टाइम कांस्टेंट नहीं रह सकता, इसके लिए टाइम नहीं बीत रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये भी आई थिंक शायद आरएस का क्वेश्चन था या आरएस अग्रवाल में थे इस टाइप के क्वेश्चंस। हर्षिता, आचल, सारे अलग अलग हो जाओ तुम लोग। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये आई थिंक 12th पार्ट हो गया। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड। एक क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, इस क्यूब की साइड। इसका बोले द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर पूछे तो हमेशा आपको अज्यूम करना है कि सारे के सारे पूरे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड कितनी है हमारी? 5 का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 6 30, 6 दूनी 18, 19 20 21, तो 210 इसका आंसर बना। अच्छा, कुछ गलत कर दिया क्या? 6 पंजे 30, अरे हाँ शिट, मल्टीप्लाई ठीक से कर लेते हैं। 5 6 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 150 आंसर बनेगा इसका, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। 150 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर वालों पे। यहाँ से एमसीक्यू सारे खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आगे के। 2 से 7 तक जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं। यहाँ पे बोला फाइंड द सम ऑफ रैशनल नंबर 5/6 और 3/4 को ऐड करना है। यार ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 6 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 2 पे। ऊपर वाला मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिख दिया। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे। ऊपर वाला मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिख दिया। तो 5 दूनी 10, 3 3 9 अपॉन में 12, ये कितना हुआ? 19/12। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब 2 मार्क्स वाले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन देखो, ये है 2x + 3 - 3x - 1 = 0।
इसको इससे करा 2x, इसको इससे करा प्लस का 6, इसको इससे करा माइनस का 3, इसको इससे करा 3x, इसको इससे करा तो प्लस का 3। गुड। ये कितना हुआ, 2x में से ये गया, कितना आया माइनस का x, 6 और 3 कितना हो गया प्लस का बराबर 0। ये प्लस का 9 वहाँ गया तो कितना हुआ माइनस का 9 हो गया, वहाँ जाके माइनस से माइनस कट गया तो x कितना आया 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। अब हो गई इसकी खांसी चालू। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहा है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डिटरमाइन 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमें ये पता लगाना है कि 96 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, 4 का ए पार्ट कर रहे हैं अभी हम। तो देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ लिखा है 16, हम सभी जानते हैं ये किसका स्क्वायर होता है 16, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 16 बराबर होता है 4 के स्क्वायर के, 4 का स्क्वायर होता है मतलब 16। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम कैसे निकाल सकते हैं, आप ऑड नंबर्स को बार बार माइनस करते जाओ। इसमें से एक बार माइनस करा 1, कितना बचा 15, एक बार माइनस करा, अगला ऑड नंबर कौन सा है 2 है क्या, नहीं, अगला कौन है 3, कितना बचा, पहले 16 में से 1 गया, कितना बचा था, अब वापस से 3 और चला गया, कितना बचा, अगला कौन सा नंबर माइनस करेंगे 4, 5, अब कितना बचा, कितना बचा देखो ध्यान से, 5 6 7 8 9, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा। ठीक है, अब एक और ऑड नंबर माइनस करो, कितना हो गया, आई थिंक 0 ही हो गया। अब तो देखो ना 16 में से हमने कुछ ऑड नंबर्स माइनस करे, एक के बाद एक आने वाले। ठीक है, तो जब हमने इनको माइनस करा तब जाके 0 हो गया ये। अब तुम चेक करो कितने ऑड नंबर हमें माइनस करने पड़े, तो 4 ऑड नंबर माइनस करने पड़े ना हमें, कितने 4 ऑड नंबर माइनस करने पड़े हमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है। जितने ऑड नंबर्स आपको माइनस करने पड़े होंगे मतलब वो उस ही का स्क्वायर होगा। ये बात आपको समझ आती है। अब थोड़ा जो क्वेश्चन में बोला है वो करते हैं। यहां बोला था, इसे मिटा देता हूं, ठीक है, इसे मिटा देता हूं। यहां बोला था 96 से चेक करते हैं, 96 से चेक करते हैं माइनस कर करके। ठीक है, पहले 1 माइनस करते हैं, फिर 3, देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि सारे के सारे बार बार माइनस माइनस ना लिखना पड़े मेरे को। 1 3 7 और फिर बोलो कितना होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। देखो कितने हो गए अभी तक, अभी वह काउंट कर लें, काउंट मत करना। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अभी तक हमने मतलब 96 में से 81 माइनस कर दिया अभी तक हमने। ठीक है, एक और इसके बाद का एक और लेते हैं, 20 17 18 19 होगा ना, 19। देखो अब कितने नंबर हो गए, टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने हो गए 10 नंबर हो गए। मतलब हम 96 में से हमने 100 माइनस कर दिया, ये तो 0 से पीछे चला गया मतलब, तो मतलब हम इतना ही माइनस कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, बात समझ रहे हो। 96 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर माइनस कर सकते हैं। और ये 9 नंबर हैं, इन सबको जोड़ के कितना आएगा, ये आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, 96 में से 9 नंबर माइनस करें यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 81 माइनस किया है। कितना बच रहा है, 96 में से 81 गया तो मेरे ख्याल से ये 15 बच रहा है, 15 या 14, 15 बच रहा है। ठीक है, तो ये 15 बच रहा है। तो जो 15 है ये, क्या इसको अब और किसी चीज से माइनस करके हटा सकते हैं हम, नहीं हटा सकते। तो ये लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 96 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो कि हमें पहले ही पता था 96 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगले में क्या कहता है देखते हैं। हालांकि आप एक एक करके माइनस भी करके देख सकते थे, जैसे एनसीईआरटी में कराते हैं। 96 में से 1 गया, 95 आया, 95 में से 3 गया, कितना आया 92। अब ऐसे करके एक 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 करके माइनस करते, लास्ट में आके 15 बचता, तो आप वैसे भी शो कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलो, लीना क्या कर रहे हो, क्या एसएसटी पढ़ रहे हो, मैथ्स का एग्जाम हो गया तुम्हारा आज, तो आगे बैठ जाओ ना, क्वेश्चन ऊपर देख लो क्या आया क्या नहीं आया, तुम्हारा ही मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4th का बी,
फोर्थ का बी देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इतना, एक स्क्वायर है उसका एरिया 12.25 हमें दिया है स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा देना। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड, फालतू क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। इसका हमें क्या स्क्वायर रूट निकालना है बेसिकली। कैसे पता मुझे ये बात, हम जानते हैं ये साइड ए होगी, ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी। एरिया हमें दिया है 12.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का मतलब होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है 12.25। ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, हम जानते हैं इधर स्क्वायर होता है, वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाता है 12.25। अगर आप ऐसे करके करना चाहते हो इसको सॉल्व 12.25, आई हैव नो इशू, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन दोनों तरीके से करते हैं चलो इसको, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, a बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 अपॉन में 100 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के राइट में 2 डिजिट थे, अब इसको मैंने इस तरह लिख दिया है, ठीक है। अब 1225 किसका स्क्वायर होता है, ये किसी को मालूम है? 45 या 35? अच्छा, जिसको नहीं मालूम वो प्राइम फैक्टर कर लेना इसके, मैं प्राइम फैक्टर करके दिखा देता हूँ। 1225 5 से किया कितने पे गया, 2 पे। ये पूरा लिया है तो कितने पे गया, 0 5 पे, नहीं दोबारा करते हैं इसको। 1225 5 के टेबल में 12 से छोटा 10 आता है कितने पे, 2 पे, 2 कैरीज पे गया 22 बना, 22 कितने पे आता है, 4 पे, 2 कैरीज पे गया 25 बना, 25 कितना आता है, 5 पे। 5 के टेबल में 24 नहीं आता, 24 से छोटा 20 आता है 4 पे, 4 इस पे कैरी गया 45 आता है 9 पे। ये तो 7 का है, 7 और 1, ठीक है। तो किसका स्क्वायर बना, इधर 5 इधर 7, 7 पंजे 35 का स्क्वायर बना ये तो बाहर स्क्वायर रूट से बाहर आके हम जानते हैं 1225 होता है 35 का स्क्वायर, और 100 किसका होता है भाई, 10 का स्क्वायर। तो 35/10 यानी कि a कितना आएगा, 3.5 मीटर, ठीक है। समझ आई आपको? अरे नीचे 10 था तो 1 नंबर का पॉइंट लगा दिया पीछे से, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है हिमांशी परचेज्ड अ ड्रेस मार्क्ड एट 1250। ड्रेस पे मार्क प्राइस है 1250 और शूज पे मार्क प्राइस है 750 रुपीज। तो बोल रहा है टोटल, नीचे एक ऐसा ये लेबल लगा हुआ था 20% ऑफ का, मतलब हमें डिस्काउंट देना है कितना, डिस्काउंट देना है हमें 20% का। तो उसने टोटल कितने पैसे दिए होंगे पता कर लेते हैं भाई। टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, टोटल अमाउंट बन रहा है इन दोनों का सम, तो कितना है इनको जोड़ के 1250 प्लस 750 अगर आप करोगे तो 2000 आना चाहिए। तो 2000 में से हमें डिस्काउंट देना है 20%। डिस्काउंट कैसे देते हैं, 2000 ऐसे लिखा, 20% माइनस कर दिया इसमें से, किसका 20%, ऑफ कोर्स 2000 का 20%, ठीक है। अच्छा 2000 लिखा था ना, 20 थोड़ी ना था। तो 2000 माइनस 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये 100 कैसा है, परसेंट घटता है तो नीचे 100 आ जाता है, इधर 2000, ठीक है। 20 से 20 कट गए, कितना हुआ 2000 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 दूनी 4, 0 0 2 0 आ गया। तो 2000 में से 400 रुपये गए तो मेरे ख्याल से 1600 रुपये आए, 1600 रुपये उसने पे किए। मतलब टोटल अमाउंट 2000 रुपये बन रहा था, 20% ऑफ हो गया तो 1600 रुपये पे करने पड़े उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। कह रहा है इसको फैक्टराइज करो, 49z² माइनस 36, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं भाई। ये जो आइडेंटिटी है ये आपको नजर आ रहा है क्लियरली कि ये जो टर्म है, ये 7z का होल स्क्वायर है, और ये जो टर्म है ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो a² माइनस b², जैसा कि हम जानते हैं कि a² माइनस b² किसके बराबर होता है, एक बार a प्लस b करते हैं, एक बार a माइनस b करते हैं। तो ये साइड तो हम पे है, ये साइड बना देते हैं, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, मतलब एक बार दोनों चीज़ों को जोड़ना है, एक बार दोनों चीज़ों को घटाना है। एक बार इधर 7z 6, 7z 6, z में ऐसा बनाता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपका इतना अभी तक सही गया होगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं एक बार।
7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शांत हो जाओ, कितना बोलोगे। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर वन ऑफ द मेंबर इज 15। तो कह रहा है एक मेंबर, याद करो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता था, एक मेरे ख्याल से 2m होता था, एक m स्क्वायर प्लस 1 होता था, एक m स्क्वायर माइनस 1 होता था, यही होता था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सबसे जो बड़ी साइड है इसमें से क्लियरली पता लग रहा है ये है, इसमें m का स्क्वायर हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस m स्क्वायर प्लस 1, बाकी दोनों कुछ भी हो सकता है, ये m स्क्वायर माइनस 1, ये 2m, ठीक है। तो ये ऐसे होता था कुछ। तो कह रहा है एक नंबर 15 दिया हुआ है हमें, तो ये कौन सा नंबर होगा, 15 दिया हुआ है तो, है ना, ऑफ कोर्स ये तो होगा नहीं, है ना। जैसे हमें एक मेंबर हमें 15 दिया हुआ है, 15 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा नंबर होगा, ये ध्यान से सोचो। एक बार रख रख के सबके बराबर चेक करते हैं हमें, ठीक है। हमें मेंबर क्या दिया था 15, वन मेंबर हमें 15 दिया हुआ है। एक बार मानते हैं क्या पता ये होगा 15, तो 2m बराबर, अगर 15 है तो m की वैल्यू कितनी आई है 15/2। ये तो गलत है क्योंकि m की वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए, ऐसी तो आनी नहीं चाहिए, तो इसके बराबर नहीं हो सकता। अब m की वैल्यू को यहाँ रख के चेक करते हैं एक बार, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15, तो m स्क्वायर बराबर इधर गया ये 15 माइनस 1, यही हुआ ना, ये प्लस 1 वहाँ जाके माइनस 1 हो गया, तो m स्क्वायर बराबर 14, स्क्वायर यहाँ गया तो अंडर रूट 7 बन गया। ये 7 किसी का रूट स्क्वायर होता है क्या, नहीं, ये तो अंडर रूट से बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। एक बार लास्ट इसे चेक करके देखते हैं, यही होगा क्योंकि बाकी दोनों ही बन रहे। तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 15, ये माइनस का 1 है, वहाँ जाके प्लस का 1 हुआ, तो m स्क्वायर बराबर 15 जमा 1, तो m स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर वहाँ गया अंडर रूट 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो m की वैल्यू कितनी आई 4, तो मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, m की वैल्यू होल आ गई है। नीचे वाला क्वेश्चन में मिटा देता हूँ, m की वैल्यू होल आ गई है तो सारी साइड्स निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा ऐसे था हमारा ट्राइंगल, ये 2m था, ये m स्क्वायर माइनस 1 था, ये m स्क्वायर प्लस 1 था, तो एक एक करके निकाल देते हैं। पहली साइड क्या बनी हमारी m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू क्या है 4 है, इधर लगा दो, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 जमा 1 17, समझ गए ना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। नीचे क्या है m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 में से 1 गया 15, ठीक है। तीसरा मेंबर कौन है 2m, m की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 2 इंटू 4, ये बन गया हमारा 8, तो पहला मेंबर बना हमारा 17, दूसरा मेंबर 15, अगला नंबर 8, तो ये बने हमारा ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल क्यों आप समझ गए क्या है, ये हाइपोटेनियस होगा, बाकी दोनों साइड ये होंगे क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन द गिवन फिगर DARE, ये गिवन फिगर है, कुछ इस टाइप से कुछ सिचुएशन दी है इसमें, दिस इज DARE, ये पॉइंट ऐसे करके कुछ दिया हुआ है M, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ये एंगल अगर 30 है, ये एंगल अगर 38 है, हमें क्या निकालना है, इन द गिवन फिगर DARE। अच्छा मैंने पेज तो दिखाना ही भूल गया आपको, ये वाला, ठीक है, देखो ये पेज है, थोड़ा पीछे करते हैं इसको, हाँ अब ठीक दिख रहा है थोड़ा, ठीक है, फोकस हो गया, ये पेज है, पॉज करके देख लो अब, ठीक है, हो गया। तो इन द गिवन फिगर DARE इज अ ट्रेपेजियम, क्वेश्चन में बोला गया कि DARE ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये साइड इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बता रखा है आपको कि जो जो चीज़ गिवन है उसको आपको लिखना होता है। तो गिवन में क्या है, DARE इज अ ट्रेपेजियम, DARE इज अ ट्रेपेजियम। इसके बाद क्या बोला गया, DM एंड AM आर बाइसेक्टर ऑफ D एंड A, मतलब कि जो DM है ये DM है और ये AM है, ये बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन, जैसे मानो ये एक एंगल है, बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 था तो अगर मैं एक बाइसेक्टर खींचूंगा तो ये 50 में इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं DM और AM जो है वो बाइसेक्टर्स हैं, क्या है, बाइसेक्टर्स, ठीक है।
गिवन एक और चीज़ है हमें गिवन, ये तो पता है कि डी ए आर एक ट्रेपेजियम है, दूसरा क्या है डी एम एंड ए एम आर बाइसेक्टर्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें डी ई आर एंड एंगल ए आर ई। डी ई आर कौन सा है भाई, डी ई आर यानी कि ये एंगल, ए आर ई कौन सा है, ए आर ई यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल ढूंढने हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर हैं, तो जितना ये वाला एंगल है उतना ये वाला एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ कि अब इसको फाइंड करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन चालू है, सॉल्यूशन तो खैर यहीं से चालू था। देखो हम जानते हैं कि ए डी एम जो है, ए डी एम जो है वो बराबर होगा एम डी ई के, एम डी ई के। क्यों होगा, इसका रीजन क्या लिखोगे तुम लोग, क्योंकि एम डी है जो डी एम है वो एक बाइसेक्टर है, डी एम इज अ बाइसेक्टर, लिख देना ठीक है, डी एम इज अ बाइसेक्टर, ये रीजन हुआ इसका। लेकिन हम जानते हैं कि ए डी एम जो है वो खुद तो 30 डिग्री का है, तो इसकी जगह में 30 डिग्री लिख सकता हूं, तो 30 डिग्री बराबर एंगल एम डी ई। तो एंगल एम डी ई आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया 30। अब यहां लिखो सिमिलरली, सिमिलरली एम ए आर, एंगल एम ए आर भी कितना आएगा, ये वाला भी कितना आएगा, ऑफकोर्स 38 ही आएगा। जैसे ये 30 है, ये 30 हुआ बाइसेक्टर की वजह से, सिमिलरली ये 38 है तो ये भी 38 हुआ, तो एंगल एम ए आर कितना आया 38 डिग्रीज। इतनी बात आपकी समझ आनी चाहिए। ये टोटल एंगल कितना बन गया, ये पूरा का पूरा ए डी ई कितना बन गया, तो एंगल ए डी ई कितना बन गया, आप बोलोगे 30 ये तो 60 बन गया, यानी कि 30 जमा 30 बराबर 60 हो गया ये तो ये एंगल अगर 60 हो गया, ठीक है साइड में लिखता हूं मैं, इसके बाद है ये वाला ना, यहां से लिखना आप, अगर ये एंगल 60 हो गया तो ये एंगल कितना हो गया, 38 प्लस 38 कितना होता है, 38 प्लस 38 कितना हो गया 76। तो एंगल डी ए आर, एंगल डी ए आर कितना हुआ 76। इतनी बात आपके समझ आती है, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में भी करवाता हूँ बाकी का क्वेश्चन, ठीक है। तो इतनी बात पता लग गई, ये वाला एंगल आ गया कितना, ये पूरा का पूरा एंगल आ गया हम पे 60, ये पूरा एंगल आ गया 76, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब एक प्रॉपर्टी होती है आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, अगर दो पैरेलल लाइंस है, अगर दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल अगर कट कर रही है, तो इसका और इसका, इनको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। इन दोनों का सम 180 होता है हमेशा, हमेशा। तो देखो क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, हाँ है, क्योंकि ट्रेपेजियम है, तो मतलब इस वाले का सम और इस वाले का सम 180 होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी ई, क्या लिख सकता हूं यहां से, ए डी ई प्लस डी ई आर, एंगल डी ई आर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। लेकिन हम जानते हैं ए डी ई तो 60 है, ये वाला एंगल कितना है, ये तो 60 है, तो एंगल डी ई आर बराबर 180। ये 60 वहां जाके माइनस होगा, 60 में से 180 गया, तो एंगल डी ई आर कितना आया 120। ये निकालना था हमें, देखो डी ई आर एंगल ढूंढना था जो कि आ गया। अब ए आर ई की बारी, भाई इसमें भी तो सेम ही कहानी है। ये देखो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ये वाला एंगल 76 है, ये वाला एंगल कितना होगा, तो मैं ऐसे सीधा लिख दूं यहाँ पे। सिमिलरली जब आप एक काम कर दो ना तो उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, आप सिमिलर लिख के कर सकते हो। सिमिलरली ए आर ई कितना होगा, सिमिलरली ए आर ई कितना होगा, ऑफ कोर्स 180 में से किसको माइनस कर देंगे, अब 76 को, किसको माइनस कर देंगे 76 को। 180 में से 76 गया मेरे ख्याल से, 180 में 70 हटाओ पहले, कितना बचा 110 में से 6 हटाओ, कितना बचा 104, तो ये कितना हुआ 104 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल्स हमारे ये दोनों आते हैं, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक बार आप पॉज करके देख लो, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है ये,
और ये क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ हमने ड्रॉ नहीं किया, ऐसा कुछ ग्राफ में दिया हुआ है कि 2002 में किसी कंपनी की जो सेल थी वो 4 करोड़ थी। कितनी थी? 4 करोड़। 2003 में यही सेल बढ़ के 6 और 8 के बीच में हो गई। 6 और 8 के बीच में, यानी कि यहाँ पे 2003 में हो गई, यानी कि 6 और 8 के बीच में ऑफकोर्स 7 होता है, 7 करोड़ हो गई। फिर 2004 में ये सेल कितनी हो गई? 6 करोड़ हो गई। फिर से कितनी हो गई? ये 2003 में ये सेल कितनी हो गई? 6 करोड़ हो गई। फिर से 2005 में ये सेल बढ़ गई, 10 करोड़ हो गई। ठीक है। और 2006 में ये करोड़ थोड़ी सी घटी, 8 करोड़ हो गई फिर से किसी कंपनी की सेल। ठीक है। तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे कुछ इस तरह इनकी सेल चेंज हुई है ओवर टाइम। ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे नहीं बना रहा लास्ट वाले को, क्योंकि सेल तो पहले साल में 0 थोड़ी थी, है ना, ये ज्वाइन नहीं हो रखा। तो कह रहे हैं व्हाट वर द सेल्स इन 2003। 2003 में कितनी सेल थी? ये 2003 है, इसका एरो 6 और 7 के बीच में है, तो ऑफकोर्स 7 करोड़ है। एग्जैक्ट पता लगाने के लिए इनको ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से देना चाहिए था, हम तो 7 करोड़ ही लिखेंगे। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल। 2002 में कितनी सेल हुई? यहाँ पे कह रहा है कि 2002 में जितनी सेल हुई और 2005 में जितनी सेल हुई, इन दोनों का अंतर कितना था। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्स इन 2002। 2002 में 4 करोड़ की सेल हुई। कितनी थी? 4 CR, CR मतलब करोड़। 2005 में कितनी सेल्स थी? 10 करोड़ की थी। तो सेल्स इन 2005 कितनी थी? 10 CR की थी। तो डिफरेंस कितना आया इनके बीच में? कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4 करोड़ से 10 करोड़ पहुंच गए, तो ऑफकोर्स 6 करोड़ का डिफरेंस हुआ। कह रहा है कौन सा डिफरेंस ग्रेटेस्ट था? तो क्लियरली देख के पता लग रहा है इस ग्राफ को। अगर आप इस ग्राफ में देखो, वहां तो ठीक से पता नहीं चल रहा, इस ग्राफ में अगर आप थोड़ा ठीक से देखो तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो डिफरेंस आ रहा है, फोकस करते हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कम है, यहाँ से यहाँ तक का कम है। देखो इधर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इस वाले डिफरेंस में, तो ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। मतलब 2004 से 2005 में जो सेल्स के जो बीच में जो अंतर आया वो बहुत बड़ा था। क्यों था? 2004 से में जो सेल थी वो 6 करोड़ थी, 2005 में जो सेल थी वो 10 करोड़ थी। 4 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है इतने में। तो इधर कितने करोड़ की हुई है? मैं यहां लिख देता हूं 4 करोड़ की। ठीक है। इधर देखो कितने कितने का चेंज आया है। यहां 10 से 8 का चेंज आया, यानी कि 2 करोड़ का चेंज आया। यहां पे भाई यहां कितने पे थे? 10 करोड़ पे। यहां कितने पे थे? 8 करोड़ पे, यानी कि 2 करोड़ का चेंज आया। ये तो नहीं है। इधर कितने का चेंज आया देखना, यहां थे हम कितने पे? 6 करोड़ पे। यहां कितने पहुंचे? 7 करोड़ के, तो 1 करोड़ का चेंज आया सिर्फ। यहां कितने का चेंज आएगा पता लगाओ। यहां था कितना? 4 करोड़। यहां था कितना? 7 करोड़। तो 4 से 7 में 3 करोड़ का अंतर आया। कितने? 3 करोड़ का। तो सबसे बड़ा अंतर किसमें आया है? 4 करोड़ आया है। कहां से कहां के बीच में? 2004 से 2005 के बीच में। तो सबसे जो डिफरेंस जो सबसे ग्रेटेस्ट हुआ है वो 2004 से 2005 के बीच का जो अंतर है वो सबसे बड़ा था। ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ग्राफ वाला तो आपने सबने ठीक कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 के 2 पार्ट है। तो 10 का ए पार्ट देखते हैं पहले। यहां कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एक बार क्वेश्चन देख लो आप, दोनों पार्ट्स पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना। हो गया फोकस? दोनों पार्ट को आप पॉज करके देख लो। ठीक है। अब सॉल्व करके जब आंसर मैच कर लेना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 4500 मस्ट बी डिवाइडेड सो द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। बेसिकली 4500 को डिवाइड करके किसी स्मॉलेस्ट नंबर से एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, हर अगली किताब में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 4500 का पहले आप प्राइम फैक्टर लिखो। 4500 5 के टेबल से करते हैं 45 आता है मेरे ख्याल से, 9 पे 2 0 ऐसे के ऐसे ही आ गए। 5 के टेबल से करते हैं 9 आता है मेरे ख्याल से, 1 पे 4 कैरीज पे गया 40 बन गया, ये बना 8 0 का 0 ऐसे ही आ गया। फिर 5 से किया, ये आया कितने पे? 3 पे 3 कैरीज पे गया, ये बन गया 5 के टेबल 30 कितने पे आता है? 6 पे। अब ये किसका स्क्वायर मत लिखो, ऐसे लिखो 2 के टेबल में कितने पे आया? 1 पे कैरी इधर 8 पे, 2 के टेबल में कितने पे आया? 9 पे, 3 के टेबल में कितने पे आया? 3 के टेबल में कितने पे आया? ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बनाए। 5 ऐसे लिखता हूं मैं, 4500 किसके बराबर है? 5 का तो हो गया क्यूब, 5 का तो हो गया क्यूब।
2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, चलो पूरा लिख देते हैं इसको मैं, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप लोगों को इन नंबर्स को भगाना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 इंटू 3 से करते दोनों तरफ, लेकिन हमें डिवाइड करके बनाना है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 4500 मस्ट बी डिवाइडेड। इनको डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हमें किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो इन सबको गायब कर दे। तो किससे डिवाइड करें भाई? इस तरफ इसी से डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरफ भी, ये है कौन, ध्यान से सोचना। इसको मल्टीप्लाई करके लिखूं अगर मैं, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, तो ये है कौन? 36 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें दोनों तरफ, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। तो ये सारे मिलके 36 को खत्म कर देंगे। तो यहां पे मैंने लिखा V must divide 4500 by 36 to make it a perfect cube। नाम पूरा लिख लेना, मैंने परफेक्ट क्यूब लिख दिया, ठीक है। इसको डिवाइड भी कर लो, पता लग जाएगा वो परफेक्ट क्यूब बनेगा कौन सा। 4500 अपॉन 36 करके देख लो कितना बन रहा है ये, 125। क्योंकि देखो इतने नंबर अगर आप हटा दोगे तो बचे कितना, 5 5 5 5 3 बार तो बचा, तो ये 125 बन रहा है, जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब है। एक बार 10 का बी पार्ट भी देख लेते हैं, मैं मिटा देता हूं इसको ना। टेन का जो बी पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, रक्षिता मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन। प्लास्टिसिन क्या होता है? ये होता होगा कुछ, क्यूबॉइड बनाया उसने, एक क्यूबॉइड बनाया उसने। क्यूबॉइड ऐसे ही होता है ना, एक क्यूबॉइड बनाया इसने। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितनी है? 10, 15 और 20। 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 15 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल शी नीड टू फॉर्म अ क्यूब? ऐसे कितने क्यूबॉइड हमें इसमें अंदर भरने पड़ेंगे कि एक ऐसे कितने क्यूबॉइड हमें बनाने पड़ेंगे कि एक पूरा का पूरा क्यूब बन जाए। मतलब कि इसके ऊपर ऐसे स्टैक कर करके, ऐसे एक क्यूबॉइड रखा, एक क्यूबॉइड रखा, ठीक है, ऐसे बनाता हूँ ठीक से मैं। जैसे एक क्यूबॉइड रखा हमने, एक और क्यूबॉइड रखा, एक और क्यूबॉइड रखा, एक और क्यूबॉइड, इसी नाप के कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए बड़ा सा। तो क्या करोगे इसके लिए? आप पहले इसकी वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कितनी हुई भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मल्टीप्लाई करें सीधा सीधा कितना हुआ? 15 दूनी 30, 300, ये कितना हो गया बताओ जल्दी? 20 इंटू 15 इंटू 10 कितना हुआ? ये कितना हुआ? 310, एक और 3000 आया। तो 3000 को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मल्टीप्लाई करके। क्या करके? मल्टीप्लाई करके। तो 3000 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? देखते हैं, चलो। 3000 के प्राइम फैक्टर करना है ऐसे करके। 3000 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? यहीं से देख लेते हैं क्या आएगा। 20 है इधर, 20 को हम कैसे ले सकते हैं? 2 इंटू 5 है ना। अरे चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इधर 15 है, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 3, इधर 10 है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। तो देखो किस किस का जोड़ा बन रहा है। हमें स्क्वायर बनाना, क्यूब बनाना है। 1 मिनट, कहाँ गया? हमें क्यूब बनाना है, तो हमें वी नीड टू मेक अ क्यूब। वी नीड टू मेक अ क्यूब। हमें क्यूब बनाना है तो परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें बड़ा करना है इसको। क्यूब बनाना है तो 3000 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इधर, ये 2 इधर, यानी कि 2 का क्यूब। ये 5, ये 5, यानी कि 5 का क्यूब। अकेला ये रह गया 3। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 इंटू 3 2 बार, तभी तो पावर 3 बनेगी। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कितना होता है? 9 होता है। अब तुम कर लोगे, अगर 9 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3000 से। और 2 की पावर कितनी हो गई? 3। 5 की पावर कितनी हो गई? 3। 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 3 ही हो जाएगी, क्योंकि 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो टोटल पावर 3 बन जाएगी। ये कितना हो गया? 9 3 2700, 27 000, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब।
तो आंसर तो आपको यही था, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9, यही आंसर था। ये तो हमने ऐसे ही निकाल दिया 2700 जो निकला है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 9 से हमें ऐसे बेसिकली ऐसे 9 डब्बे लेने पड़ेंगे, हमें एक के ऊपर एक लगाने पड़ेंगे, जब जाके एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कॉपी पे समझते हैं, ठीक है। ओके तो देखो अगला जो पॉइंट है वो ये है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना, ठीक है। बेसिकली एक सिलेंडर है, अगले क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रहा है, एक सिलेंडर है, इसका CSA दिया है हमें, इसका CSA कितना दिया हुआ है हमें 440 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर है ना, इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 88, कह रहा है जो बेस है ना ये, इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। 88 सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, याद रखेंगे। कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी, ये हाइट इसको मैं h कह देता हूँ, रेडियस ऑफ कोर्स ये r होगी। सिलेंडर का CSA जैसा कि हम जानते हैं वो क्या होता है, ये होता है हमारा 2πrh, यही होता है सिलेंडर का CSA बराबर 440, ठीक है। लेकिन हमें 2πr जो है उसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 88 मल्टीप्लाइड बाय h बराबर 440, इसको नीचे भेजते हैं तो h की वैल्यू कितनी आई 440 अपॉन 88, 11 के टेबल से काटते हैं इसे, 11 के टेबल में ये गया 4 पे, ये गया कितने पे, 11 के टेबल में ये गया 8 पे, है ना, ये गया 4, ये गया कितने पे 2 पे, तो इधर आया हमारा 10/2, ठीक है। ये h आया हमारा फाइनली 5, ये कैंसिल आउट करना आपको आता होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा, अगला देखते हैं। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ लार्ज हॉल, ठीक है। एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के डायमेंशन हमें दिए हैं, आप अच्छे से फिगर बना लेना, मैंने ऐसे ही बना दिया, 60, 54 और 30, ये डायमेंशन हमें दिए हुए हैं। इस प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज हॉल, एक लार्ज हॉल के अंदर इसको रख दिया। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स ईच साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड, कह रहा है इसके अंदर हमें छोटे छोटे क्यूब रखने हैं, कितने साइज़ के, 6 सेंटीमीटर साइज़ के। तो ऑफ कोर्स इसकी वॉल्यूम से इसकी वॉल्यूम को आप डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर बेसिकली इस बड़े वाले के अंदर कितने क्यूब आ सकते हैं ये पता करना है हमें। इस बड़े वाले, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इस बड़े वाले के अंदर छोटे वाले कितने क्यूब आ सकते हैं, तो दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ क्यूब्स, थोड़ा छोटा करता हूँ इस पेन को, बहुत मोटा हो रहा है ये, कितना होता है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 60 इंटू 54 इंटू हाइट कितनी है 30, अपॉन में इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसकी तो लेंथ भी 6 है, ब्रेथ भी 6 है, हाइट भी 6 है, क्योंकि क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें सेम होती हैं। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 के टेबल में ये कितने पे आया 5 पे, 6 के टेबल में ये कितने पे आया 6 निम 54, 6 के टेबल में कितने पे आया 10 पे, मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 ज़ा 45 इंटू 10, यानी कि 450 क्यूब्स हम छोटे छोटे इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 12th का ए पार्ट, ठीक है। देखो 12th का ए पार्ट कर रहे हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इतना यूनिट, ब्रेथ इतना यूनिट, फाइंड पेरीमीटर एरिया इन टर्म्स ऑफ वाई, व्हाट विल बी द एरिया इफ वाई बराबर 6, ठीक है। एक रेक्टेंगल दिया है हमें, ये रहा रेक्टेंगल, इसकी लेंथ है 3y + 2, इसकी ब्रेथ है 2y + 3, लेंथ दी है ब्रेथ दे रही है। कह रहा है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया, पहले पेरीमीटर ढूंढते हैं। पेरीमीटर कितना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो क्या बनेगा पेरीमीटर हमारा, मैं सीधा सीधा वैल्यूज पुट करता हूँ, देखो ये बनेगा 2 तो ऐसे ही आया, लेंथ की जगह क्या आएगा ये पूरा का पूरा 3y + 2 प्लस ब्रेथ की जगह क्या आएगा ये पूरा का पूरा 2y + 3, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3y 2y कितना हुआ 5y, 2 और 3 कितना हुआ 6, मल्टीप्लाई कितना हुआ 10y कितना हुआ 12,
ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये और हमें क्या लास्ट में बोला है, व्हाट विल बी द एरिया इफ़ y बराबर 6। खैर छोड़ो, ये हमें पेरीमीटर तो हमने निकाल दिया। ठीक है, इतना आप नोट कर लो, मैं इतना मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा था इसका एरिया बताओ, एरिया ही बताए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया कितना होगा, देखो एरिया मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ हमें दी है 3y + 2, ब्रेथ भी हमें दी है 2y + 3। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 = 6 y का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 = 9 y। अगर ये सब करना नहीं आता तो इसी चैनल पे अलजेब्रा वाली वीडियो अपलोडेड है, वो चेक कर लेना, उसे समझ लेना अच्छे से, फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, 2 × 2 = 4 और y। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, 3 × 2 = 6। तो 6y² + 9y + 4। अच्छा इसको जोड़ देते हैं, ये तो जुड़ रहा है ना, देखो 9 और 4 दोनों जुड़ रहे हैं, 9y और 4y दोनों एक जैसे हैं, तो 9 × 4 = 13 y + 6। तो ये तो आया हमारा एरिया। लेकिन कह रहा है एरिया के अंदर y की जो वैल्यू है, देखो यहाँ दिया हुआ है वो 6 है, y की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो y की जगह 6 लगा दो। ठीक है, लगाए थे, तो यहाँ लिखोगे पुट y = 6, तो 6 y की जगह 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ 13, फिर y की जगह 6 + 6। देखो लिखा था ना यहाँ पे इस जगह पे कि y की जगह 6 यूनिट्स है ना, ये बात आपको समझ आई होगी। तो अब जहाँ जहाँ पे y था वहाँ हमने 6 लगा दिया। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 216, 6 × 3 = 18, 8 इधर 1, 6 × 6 और 1 7, 78 और 6, इनको प्लस कर लेना, 216, 78 और 6 कितना हुआ, 6 × 6 = 12 और 8, 12 और 8 हो गया 20, 0 इधर 2, 2 1 3, 3 और 7 हो गया 10, 0 इधर 1, ये आया हमारा 300 यूनिट्स। ठीक है, इतनी बात आपके समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th का बी पार्ट है ना, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है x + y z - x + x - y z + x + 2 xy + yz। ठीक है, ये हमें लिखा हुआ है। पहले कह रहा है इसको इवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, करते हैं इसको इवेल्यूएट, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कुछ देखेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा इस पे ही फोकस करते हैं हम। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, xz। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, -x²। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, yz। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, -xy। इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये प्लस ऐसा ही आया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, ये आया हमारा xz। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, x²। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, माइनस का, देखो ये माइनस है या प्लस है, तो माइनस का yz। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना है, माइनस का xy। ठीक है, देखो माइनस का xy। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, 2xy। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, 2yz। ओके, तो बस अब इसको ऐड कर दो। कैसे, देखो मैं थोड़े से पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए ना। ये देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, इसे नीले से करते हैं। ये xz जैसा कोई और है, xz, ये रहा एक और xz, और कोई है देखो xz वाला, xz, इसमें yz है, इसमें xy है, इसमें yxy है, इसमें yz है ना। तो xz तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये दोनों ये मिलके हो जाएंगे 2xz। इसको जोड़ के 2xz हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, चलो। x² माइनस का है, x² जैसा कोई टर्म है, देखो x² जैसा ये रहा ये, लेकिन ये तो प्लस का है तो ये दोनों तो कट जाएंगे। माइनस का x² प्लस के x² से कट गया पूरी तरह से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना। फिर इसके बाद yz जैसा कोई है, देखो ये रहा yz ढूंढो, ये रहा zy है। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों, ये माइनस का yz है, ये प्लस का yz है, तो ये दोनों तो कट गए, अगेन दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इतनी बात भी समझ आ गई। फिर माइनस का xy, ये तो सिंपल दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 2xy हो जाएगा। भाई ये भी माइनस का xy है, ये भी माइनस का xy है, तो दोनों को क्या हो जाएगा, -2xy हो जाएगा।
ये प्लस का 2xy ऐसे ही आया यहाँ पे, प्लस का 2xy ऐसे ही आया यहाँ पे, फिर 2yx 2yz ऐसे ही आया यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं अब क्या कट रहा है। देखो ये दोनों टर्म भी बीच के बिल्कुल सेम है, दोनों कट गए, माइनस का 2xy प्लस का 2xy, तो यहाँ कितना आया 2xz प्लस 2yz, ये बना हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद पुट भी करना है, ठीक है। पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं मिटाता हूँ। ऐसे ही लिख लो। चलो अब देखो लास्ट में हमें वैल्यूज़ दिए, क्या दिए ध्यान से देखो आप। x की जगह पे 2 लगाना है, y की जगह पे 1 लगाना है, z की जगह पे 3 लगाना है, ठीक है। तो लगा लेते हैं। तो यहाँ दिखते हैं 2, x की जगह पे क्या लगाना है, देखो x की जगह पे हमें लगाना है 2, कितना लगाना है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय, z की जगह पे क्या लगाना है, z की जगह पे 3 लगाना है, 3 प्लस 2 ऐसे ही। y की जगह पे क्या लगाना है, y की जगह पे 1 लगाना है, 1 लगा देते हैं। z की जगह पे क्या लगाना है, 3 लगाना है, तो z की जगह पे 3 लगा देते हैं। मल्टीप्लाई करो सबको, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर बना हमारा फाइनली 18 इज़ द आंसर। आपको इतनी बात समझ आई होगी, नहीं आई अगेन आप मेरी अलजेब्रा वाली वीडियो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओके तो देखो ये 13 क्वेश्चन है, ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिया क्योंकि काफ़ी लंबा था। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पाई चार्ट बनाना है हमें, और सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। बेसिकली कौन से स्टेट में कितने लाख टन अनाज बनता है। आंध्र प्रदेश में 60 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 100 लाख टन, तो इसी तरह आप समझ सकते हो। कह रहा है पाई चार्ट बनाओ, इसका बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमें ये चाहिए टोटल कितनी वैल्यू है। टोटल हम इसको 60 100 70 80 85 को जोड़ के हमने निकाला, जो कि आया 395, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 395 निकाल दिया। फॉर एग्जांपल अब आंध्र प्रदेश का हमें सेंट्रल एंगल चाहिए। पहले सेंट्रल एंगल के लिए क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश में 60 है तो 60 को ऊपर, टोटल को नीचे, और 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आया 55। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आया, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। इसका एग्जैक्ट आंसर पॉइंट में आ रहा था, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया उसको पॉइंट को। तो सिमिलरली यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का भी ऐसे ही निकाला हमने, जितना दे रखा था नीचे टोटल और मल्टीप्लाइड बाय 360। तो जो एंगल्स निकल के आए वो ये है 55, 91, 64, 73, 77। अब मेरे पे डी तो है नहीं, आप बना लेना, ऐसे करके बना लेना। अगर यहाँ से ऐसे रख रख के कि जैसे अगर मानो ये आपका बना, जैसे ये 91 बना तो ये क्या बनेगा यूपी, और ये 55 बना तो ये क्या बनेगा आंध्र प्रदेश। ये ऐसे 60, जैसे ये वाला 64 बना तो ये बनेगा कितना राजस्थान। और ये जैसे पंजाब, ये कितना बनना चाहिए 73 बना तो ये पंजाब। और ये जैसे ये 77 बना तो ये हरियाणा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मेरे पे डी नहीं है, अगर होता तो मैं आपको सिखा देता इसको, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा, है ना, कई बच्चों ने छोड़ा होगा ये वाला, लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखो रमेश के पास 2 बच्चे हैं, अर्जुन और मीरा। मीरा वांट टू बाय अ न्यू बाइसाइकिल फॉर डेली कम्यूट। मीरा को बेसिकली डेली स्कूल आने जाने के लिए एक बाइसाइकिल चाहिए, ठीक है। और इसके आगे लिखा है अर्जुन डिजायर्ड अ स्पोर्ट किट फॉर प्रैक्टिसिंग। अर्जुन को स्पोर्ट किट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। रमेश स्टार्टेड टू सेविंग टू मीट हिज चिल्ड्रन। रमेश ने क्या करा, अपने बच्चों के लिए सेविंग करनी शुरू करी। कह रहा है फॉर परचेसिंग बाइसाइकिल, उसने डिपॉजिट करे 5,000 रुपये इन अ सेविंग अकाउंट। 5,000 रुपये एक सेविंग अकाउंट में ऑफर करे उसने। दैट ऑफर्ड अ सिंपल इंटरेस्ट एट 7% पर एनम। उस सेविंग इंटरेस्ट में 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा था। ही ऑल्सो प्लान टू सेव फॉर द स्पोर्ट किट एंड डिपॉजिट 4,000 इन डिफरेंट बैंक। तो उसने एक स्पोर्ट्स किट में भी एक बेसिकली 4,000 रुपये, अपने जो स्पोर्ट्स किट लेने के लिए 4,000 रुपये उसने जमा करे, और 7% पर एनम पे, जो कि कंपाउंडेड था, किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट था जिसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर फॉर द मनी डिपॉजिटेड फॉर द स्पोर्ट्स किट। तो पहला पार्ट करते हैं, फॉर स्पोर्ट्स किट। स्पोर्ट किट के लिए क्या कहानी थी, मैं ये अंडरलाइन मिटाता हूँ सारी, ठीक है। स्पोर्ट किट के लिए क्या था, देखो देखते हैं यहाँ से। ही डिपॉजिट 5,000 सेविंग दैट ऑफर्ड सिंपल इंटरेस्ट एट 7% पर एनम। किसके लिए था, ये तो बाइसाइकिल के लिए था। लेकिन ही ऑल्सो प्लान टू सेव फॉर द स्पोर्ट किट, डिपॉजिटेड 4,000 रुपये। कितने डिपॉजिट किए, 4,000 रुपये। तो हमारा अमाउंट कितना था इस बार, अमाउंट नहीं सॉरी, प्रिंसिपल कितना था, जो हम जमा कराते हैं वो प्रिंसिपल होता है।
तो ये 4,000 हमारा प्रिंसिपल था। इन अ डिफरेंट बैंक ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें रेट कितना दिया हुआ है 7% का, कितने परसेंट का 7% का पर एनम, ठीक है। तो कह रहा है, और उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो हमें टाइम कितना दिया है 1 साल, कितना दिया है 1 ईयर। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता था तो क्या फॉर्मूला होता, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टाइम, यही होता था। तो यहाँ पे अमाउंट हमसे पूछा है 1 साल बाद, पी की जगह 4,000 हम लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ 1 तो 1 है तो ऐसे ही आ गया यहाँ पे, प्लस आर कितना है भाई, आर है हमारा 7 अपॉन में 100, और टाइम कितना है, टाइम है 1 साल, तो इसकी जगह 1 लगा देते हैं हम, कोई दिक्कत परेशानी। सॉरी ए कितना आया हमारे यहाँ से 4,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आया, 100 को 7 से जोड़ा तो 107 अपॉन में 100 आया, पावर 1 थी तो एक ही बार लिखा मैंने, तो अमाउंट कितना हुआ 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.07, दो डिजिट थे, 2 नंबर पॉइंट लगा दिया। अब अमाउंट कितना आया, इसको अगर मैं सॉल्व करूं कैलकुलेटर से तो ये बनता है हमारा 4280। आप एक्चुअल में कैसे करोगे इसको, सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने तो कैलकुलेटर से कर लिया, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा, पीछे से 2 नंबर पॉइंट लगा देना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगले पार्ट में पूछता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्नड फॉर 1 ईयर फॉर मनी डिपॉजिट फॉर परचेसिंग द बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल खरीदने के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट में जमा कराया था, और किट खरीदने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा कराया था। तो जैसा कि हमने देखा कि 1 साल बाद 4,000 रुपये जमा कराए थे, वो कुछ 4280 करके इतने रुपए हो गए थे, है ना। अभी देखा हमने जमा कराए थे 4,000 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद 1 साल बाद 4280 हो गए थे वो। तो सिमिलरली अब पूछता है कि अगर जो आपने किसके लिए, बाईसाइकिल के लिए जो आपने पैसे जमा कराए, ये पूछता है अब हमसे कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर मनी डिपॉजिट फॉर बाईसाइकिल। तो बाय साइकिल के लिए जो आपने 1 साल तक जो पैसे जमा करा उसमें कितना इंटरेस्ट पा लिया होगा, चेक करते हैं, देखते हैं। तो उसके लिए तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करा था, याद करो। बाईसाइकिल में क्या हुआ था, देखो यहाँ देखो, ही डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज़ अकाउंट ऑफर दैट 7% सिंपल इंटरेस्ट, 7% सिंपल इंटरेस्ट, ओके। प्रिंसिपल हमें था 5,000, दिखाए ना यहाँ पे 5,000 उसने जमा कराए, रेट कितना था, रेट था 7% पे जमा कराया उसने, और कितने उस पे जमा कराए हैं, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। अब बोलोगे ये कहाँ लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, देखो यहाँ पे 1 ईयर, है ना। तो अब यहाँ कहता है इधर कितना अमाउंट बनेगा, चेक कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपली कितना आ जाएगा, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 7 है, और इधर 1 आएगा और नीचे 100, इसको इससे काटा तो 7 पंजे 3500 रुपये इंटरेस्ट आ गया। आना भी था क्योंकि आपने यहाँ पे प्रिंसिपल हायर रखा, अगर आप ज़्यादा पैसे जमा कराओगे तो इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। इसी के बाद हमसे पूछता है कि थर्ड पार्ट में फाइंड द इंटरेस्ट पीरियड आफ्टर 2 ईयर्स ऑन द मनी डिपॉजिट फॉर परचेसिंग द स्पोर्ट्स किट। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड, कह रहा है 2 साल बाद जो स्पोर्ट्स किट के लिए आपने जो पैसे जमा कराए थे उसमें कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। तो स्पोर्ट्स किट के लिए क्या हुआ था भाई, उस स्पोर्ट्स किट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल किया था हमने। प्रिंसिपल कितना था हमारा 4,000 रुपये था, है ना। और टाइम कितना बोल रहा है, 2 साल बोल रहा है। अब की बार देखो यहाँ लिखा है 2 साल, ठीक है। 2 का मतलब 2 ईयर्स, है ना। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई थी। और क्या था इस बार, और रेट कितना था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट, दोनों का ही 7% है, तो दोनों का ही 7% हम लगा सकते हैं यहाँ पे, 7%। तो कितना हुआ यहाँ पे देखो, अमाउंट बराबर 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट कितना है हमारा 7% अपॉन में नहीं, पावर में 2। तो अमाउंट बराबर 4,000, ये कितना हुआ था, ये बन गया था हमारा देखो ये 107 अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो अमाउंट बराबर बनेगा आपका 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 107 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 107 अपॉन में 100। इसको सॉल्व जब आप करोगे, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर से करने के बाद जो आपका इंटरेस्ट आएगा, बेसिकली जो अमाउंट आएगा वो आएगा 4579.6।
4579.6 ये आएगा। लेकिन इसने तो हमसे अमाउंट पूछा ही नहीं था। इसने क्या पूछा था हमसे? तो व्हाट इंटरेस्ट पूछा है भाई। तो इंटरेस्ट पता करने के लिए जमा कितने कराए थे? 4000 रुपये। हो कितने गए? इतने रुपए हो गए। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया? जितना भाई बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया पता कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आया भाई हमारा? इंटरेस्ट आया कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक है। अमाउंट कितना था? 4579.5। प्रिंसिपल कितना था? 4000। तो माइनस किया तो कितना है? 579.5। इतने रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको टफ लग रहा है दैट मीन्स आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले किसी, देखो एनसीईआरटी में तो 1-2 क्वेश्चन ही दे रखे हैं आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो आप इसको RS अग्रवाल या किसी अच्छे टीचर से उसको कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ लो, देन आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका देखो एक और पार्ट है, ये वाला थर्ड पार्ट। व्हाट इंटरेस्ट वुड हैव बीन रिसीव्ड आफ्टर 2 years। कह रहा है स्पोर्ट्स किट के लिए। स्पोर्ट्स किट के लिए हमने क्या किया था? स्पोर्ट्स किट के लिए ऑफ कोर्स हमने क्या किया था? कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, है ना, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स किट के लिए हमने क्या किया था? मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ? ये थर्ड का बी पार्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है व्हाट इंटरेस्ट वुड हैव बीन रिसीव्ड आफ्टर 2 years, मतलब टाइम बराबर 2 साल। जितना दिखा है उतना तो लिख देते हैं। इफ 5000 वर डिपॉजिटेड फॉर परचेसिंग द स्पोर्ट्स किट। कह रहा है अगर हमने जो प्रिंसिपल जमा कराया था वो कितना? 4000 जमा कराया था, उसकी जगह 5000 रुपये जमा कराते तो कितना इंटरेस्ट आ जाता? और रेट उतना ही है 7% जितना था। तो वहाँ पे निकाल के दिखाएंगे फटाफट से इसका कितना इंटरेस्ट आएगा। पहले अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट क्या होता है भाई हमारा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर टाइम, यही होता है जो हमारा अमाउंट होता है। तो ठीक है, ये निकालते हैं। देखो कितना हुआ? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना था? 5000। ऊपर देखो 5000 है। 1 प्लस ये कितना हुआ? ये आर हुआ हमारा 7 अपॉन में 100 की पावर 2। तो अमाउंट बराबर 5000 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया? 107 अपॉन में 100 की पावर 2। या सिंपली इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अमाउंट बराबर 5000, 107 मल्टीप्लाइड बाय 100, 107 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि पावर इसकी 2 थी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा आता है 5724.5 सॉल्व करने के बाद। तो अगेन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है हमसे, तो चेक कर लो चाहो तो। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो माइनस कर देते हैं। किस में से? अमाउंट को माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल में से। अमाउंट कितना है? 5724.5 में से माइनस करते हैं प्रिंसिपल कितना था? 5000। माइनस किया तो कितना है? 724.5। तो ये हमारा बना हमारा फाइनल इंटरेस्ट। आपको समझ आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखो ये एक ऐसा सा ही केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ देखते चलो। ऑन अ संडे, एक संडे को एक प्रिंटिंग प्रेस रिसीव्ड अ लार्ज ऑर्डर फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। एक प्रिंटिंग प्रेस एक पास के स्कूल से एक बहुत बड़ा ऑर्डर रिसीव करती है टू प्रिंट 10,600 पैम्पलेट। तो मैं लिख लेता हूँ इन्फॉर्मेशन। टोटल कितने पैम्पलेट थे? 10,600 थे। विद देयर एनुअल फंक्शन के लिए कर रहे थे वो। देर आर 10 वर्कर्स इन द प्रिंटिंग प्रेस। अभी 10 वर्कर्स हैं। टोटल वर्कर कितने? टोटल वर्कर 10 हैं, ठीक है। टोटल वर्कर 10 हैं प्रिंटिंग प्रेस। ईच वर्कर इज एलोकेटेड टू प्रिंट द सेम नंबर ऑफ पैम्पलेट। हर वर्कर को बराबर नंबर ऑफ पैम्पलेट वो प्रिंट करने हैं। जैसे एक 5 करेगा, दूसरा भी 5 ही करेगा। विद फुल कैपेसिटी व्हेन ऑल वर्कर आर प्रेजेंट। कह रहा है जब सारे के सारे वर्कर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो सारे के सारे बराबर ही करेंगे। द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 2 days। तो ये वर्क 2 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। तो टाइम कितना लिया इन लोगों ने? 2 दिन का समय लिया इन लोगों ने, जब सारे के सारे वर्कर प्रेजेंट हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कहता है द वर्कर कैन बी कंप्लीटेड इन 2 days। ऑन मंडे 20% ऑफ वर्कर आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, मंडे को यहाँ पे लिख लेते हैं 20% वर्कर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। मंडे को 20% ऑफ वर्कर एब्सेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछता है? फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछता है हाउ मैनी पैम्पलेट विल ईच वर्कर प्रिंट विद फुल कैपेसिटी। कह रहा है
कितने बेसिकली कितने पैम्पलेट एक वर्कर पूरी कैपेसिटी में प्रिंट कर लेगा। तो हम इजीली जानते हैं टोटल कितने हैं भाई, 10,600 तो पैम्पलेट हैं, और एक दिन में तो क्वेश्चन ये पूछता है हाउ मैनी पैम्पलेट विल ईच वर्कर प्रिंट विद फुल कैपेसिटी, कि कितने पैम्पलेट हर एक वर्कर पूरी कैपेसिटी तक प्रिंट कर सकता है। ठीक है, चेक करते हैं। तो हमें पता है 2 दिन में 10 वर्कर 10,600 पैम्पलेट प्रिंट कर सकते हैं, है ना, इतना तो हमें पता है। तो मुझे बस बताओ एक दिन में कितने कर देंगे, एक दिन में जो 10 वर्कर होंगे कितना प्रिंट कर देंगे एक दिन में 10 वर्कर, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 10,600 अपॉन में 2, ये कटा कितना आया 5300 आया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसको साइड में लिख देता हूँ मैं, इधर 5300 को इधर लिख दिया मैंने 5300। तो एक दिन में 10 वर्कर इतना काम करेंगे। अब एक मुझे बात बताओ कि एक दिन में एक वर्कर कितना प्रिंट कर देगा। अब ये 10 को भी इसके नीचे ले आते हैं तो 5300 अपॉन में 10 कट गया कितने पे, 530 पैम्पलेट प्रिंट कर देगा। तो एक इंफॉर्मेशन पता चली कि एक दिन में एक वर्कर 530 प्रिंट कर सकता है टोटल। ठीक है, 530 पैम्पलेट्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, पूछा क्या था हमसे, बस यही पूछा था फर्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नहीं, हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था हाउ मैनी पैम्पलेट विल ईच वर्कर प्रिंट विद फुल कैपेसिटी। तो कह रहा है टोटल हमें पता लग गया कि एक दिन में एक वर्कर इतने पैम्पलेट प्रिंट करता है, एक दिन में एक वर्कर इतने पैम्पलेट प्रिंट करता है। हमसे पूछा क्या है कि एक वर्कर ने टोटल कितने प्रिंट किए होंगे, काम चला कितने दिन तक है, 2 दिन तक काम चला है ना, तो 2 दिन का निकालना है हमें। तो 2 दिन में एक वर्कर कितने प्रिंट करेगा, 2 दिन में एक वर्कर कितने प्रिंट करेगा, तो ऑफकोर्स 530 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 530 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि देखो एक दिन से 2 दिन पे आ गए हम, तो 530 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1060 हो जाएगा। तो ये हुआ पहले का आंसर। हमसे पूछा क्या था कि देखो हमें दिया ये था कि 2 दिन में 10 वर्कर इतना पैम्पलेट प्रिंट कर लेते हैं। तो एक दिन का निकालने के लिए मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 था इसके नीचे भेज दिया। फिर एक वर्कर का निकालने के लिए मैंने 10 को भी इसके नीचे भेज दिया। तो इतना पता लग गया कि एक दिन में एक वर्कर इतने प्रिंट करता है। लेकिन हमसे तो 2 दिन का पूछा था, क्योंकि उसने इतना बोला है हाउ मैनी पैम्पलेट विल ईच वर्कर प्रिंट, मतलब एक वर्कर कितना प्रिंट करेगा। काम 2 दिन तक चला है तो 2 दिन का ही बात कर रहा होगा। तो हमने 2 दिन का निकाल दिया, 2 दिन के अंदर एक वर्कर इतने प्रिंट कर देगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके बाद पूछता है सेकंड पार्ट में, यही करता हूँ मैं बिना मिटाए, हाउ मैनी वर्कर वर प्रेजेंट ऑन मंडे। मंडे को कितने वर्कर प्रेजेंट थे। भाई हम जानते हैं टोटल वर्कर कितने थे, टोटल वर्कर थे 10, और सिर्फ 20% क्या थे उस दिन, नॉट अवेलेबल थे। ठीक है, तो 10 में से 20% किसका, 10 का नहीं आए थे। तो 10 में से मैंने माइनस कर दिया 10 का 20%, तो 10 माइनस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 10। इससे ये गया कितना आया, 10 माइनस 2 यानी कि 8 वर्कर उस दिन प्रेजेंट थे। ठीक है, इतने लोग उस दिन आए थे। इसके बाद क्या पूछता है, इसके बाद पूछता है इफ कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑल पैम्पलेट, इफ कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 100 पैम्पलेट इज 160 देन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑल द पैम्पलेट। ठीक है, तो कह रहे 100 पैम्पलेट प्रिंट करने के 160 रुपये लगते हैं, तो टोटल कितने रुपये लग जाएंगे। थर्ड पार्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा तो समझ लेना। ठीक है, तो हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 100 पैम्फलेट्स 160 हमें दिए, है ना। तो एक पैम्पलेट को कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 1 पैम्पलेट कितनी आएगी। ऑफ कोर्स इसको नीचे ले आएंगे, तो ये 160 अपॉन
100, इससे ये गया तो आया 1.6, 1.6 आया किसका, एक पैम्पलेट को प्रिंट करने का। तो सारे टोटल कितने थे, वो थे 10,060। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 10600 को क्या करेंगे, 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10600 कितना आएगा, इसे मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ये बना हमारा 16960 है ना। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, अगर नहीं आता तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी क्वेश्चन पेपर चल रहा है क्योंकि, है ना। सिंपल मल्टीप्लाई करो यार, 10600 को सिंपल 16 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है पीछे से एक नंबर पॉइंट लगा देना, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। अगले पार्ट में हमसे क्या पूछता है, इफ़ द ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड ऑन मंडे हाउ मैनी वर्कर विल, कह रहा है अगर मंडे को अगर हमने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा, तो कितने वर्कर, एक वर्कर पे कितना काम आएगा। ठीक है भाई, हम जानते हैं भाई मंडे को सिर्फ 8 वर्कर आए थे, ठीक है। मंडे को सिर्फ 4th पार्ट में मंडे को कितने वर्कर आए थे, वर्कर जो आए थे उनको प्रेजेंट लिख रहा हूँ मैं, कितने थे, 8 वर्कर आए थे। और टोटल कितने पैम्पलेट छापने थे, टोटल छापने थे 10600। फिर कह रहा है अगर मंडे को ही कंप्लीट करना होता तो एक जने पे कितना लोड आता, तो सिंपल डिवाइड कर लो, तो पर वर्कर कितना आता, पर वर्कर आता 10600 अपॉन में 8। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये गया 1, ये 3, ये 2 और ये बच गया 5, 1325 पैम्पलेट पर वर्कर। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो था ये एनसीईआरटी में था ही नहीं, ये टाइप का जो 15 क्वेश्चन है ना, ये शायद ही किसी एक्सरसाइज में होगा ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, इसके जैसा भी नहीं है ना। तो इसके ये क्वेश्चन तो छोड़ो, इसके जैसा भी नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर का है, जो कि RS अग्रवाल या RD शर्मा जैसी अच्छी किताबों में मिलता है। इसलिए मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि हमेशा, जैसे अभी तो आपकी 8th क्लास हो गई है, तो जब आप 9th क्लास में जाओ तो एनसीईआरटी मत पढ़ते रह जाना बस, उसके अलावा भी और किताबें पढ़ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपरों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर का। तो हमें यहाँ पे कुछ डिटेल दिया, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ और सन के बीच में इतना डिस्टेंस है, डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इतना कम होता है, मून का जो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है अर्थ से वो इतना है, वो चेंज होता रहता है ना इसलिए, साइज़ प्लांट का इतना होता है, एक वायर के अंदर कंप्यूटर का जो चिप होता है वो इतने मीटर का होता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, इसके बाद हमसे क्या पूछता है, इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछता है, इसे स्ट्रोक कम कर लेते हैं हल्का सा। राइट द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अर्थ से सन का डिस्टेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अर्थ से सन का डिस्टेंस ये होता है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1.496 इंटू, अच्छा दिख ही नहीं रहा यहाँ से तो नीचे लिख देता हूँ मैं ना, 10⁻11 मीटर। तो ये हमारा आंसर बना स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका आंसर यहाँ लिख दिया मैंने, है ना, समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या पूछता है, एक्सपैंड डिस्टेंस ऑफ मून अर्थ यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का यूज़ करके एक्सपैंड करना है किसको, किसको, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मून से अर्थ का डिस्टेंस किसमें, इसमें लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इतना। इसे एक्सपैंड करना है हमें, कैसे करेंगे, कुछ इस तरह करते हैं। देखो इसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितना है, 1 2 3 4 5 5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितना है, 10⁻, 1 2 3 4 और 5, चार है, सॉरी ना, 8 के पीछे 4 नंबर है ना, 1 2 3 4, फिर प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ऑफ कोर्स कितना होगा, 3 होगा, इधर 5 था, इधर 4 था, इधर 3 है, फिर एक और 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 होगा, फिर एक 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 होगा, फिर 7 इधर प्लस आता है सॉरी, फिर कितना होगा, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻0 होगा। ठीक है, तो बेसिकली
3 देखो मैं कैसे किया, मैंने इसे समझाया तो 3 को मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये 3 मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, ये रहा। और उसके पीछे कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 नंबर थे, 10⁵ लगा दी। फिर ये वाला 8 मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, 8 के पीछे कितने नंबर थे, 1 2 3 4, 10⁴ ऐसे लगा दी। तो इसी तरह लास्ट में आते आते 7 था, 7 मैंने ऐसे लिखा, उसके पीछे कितने जीरो थे, एक भी जीरो नहीं था तो 10⁻0 लगा दी। तो इस तरह हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद क्या पूछता है इसमें, इसे हम ठीक कर लेते हैं पेन वगैरह को अपने। इसके बाद पूछता है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ डायामीटर ऑफ अ वायर ऑफ अ कंप्यूटर चिप टू साइज अ प्लांट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों का डिफरेंस बताना है हमें, ओके, माइनस करना है मतलब दोनों को, ठीक है। तो देखो राइट द डिफरेंस बिटवीन द डायामीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप के अंदर वायर जो होती है वो कितना डायमीटर होता है उसका, तो ये रखा है हमने डायमीटर कितना है 0 पॉइंट, बहुत सारे जीरो हैं फिर 3 है, इसको मैं सीधा सीधा उसमें लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। यही तो है, देखो 1 2 3 4 5 6 ही तो है ना। स्केल कहाँ से आ गए, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ, ये पिछले वाले को आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं ज्यूम कर रहा हूँ। दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा साइज ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल का साइज कितना होता है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया, 0 कितना हो गया 1 पॉइंट। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे है ना, तो पॉइंट को हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाना होता है एक नंबर बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 1.275 इंटू 10⁻⁻5 हो गया ये, क्योंकि हम पीछे गए हैं, है ना। जब भी छोटा नंबर होता है और हम पीछे जाते हैं तो माइनस लगती है पावर, ठीक है। तो इसको हम पहले इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों को माइनस करना पूछा है। इनको माइनस कैसे करेंगे, पहले इन दोनों की पावर हमें सेम बनानी पड़ेगी, सेम बनानी पड़ेगी मतलब इसको हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। देखो ये जो है ना पावर इसकी मेरे को चाहिए -6 ही आ जाए, 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसकी भी पावर मैं चाहता हूँ इसको भी मैं 10⁻⁻6 में लिख दूँ, और मैं कब लिख पाऊंगा, जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा। तो 12.75 इंटू 10⁻⁻6। बेसिकली हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, है ना। तो बस अब इन दोनों को हमें माइनस करना है, डिफरेंस पूछा है ना, तो यहाँ पे यहाँ लिखोगे डिफरेंस कितना आया 12.75 इंटू 10⁻⁻6 माइनस ये पूरा का पूरा माइनस करना है 3.3 इंटू 10⁻⁻6 से। इन दोनों को माइनस किया तो देखो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 तो कॉमन आ गया, बाहर लिख देते हैं 10⁻⁻6। इधर क्या बचा 12.75, इधर बचा 3, दोनों को माइनस करा तो कितना आया हमारा, 12 में से 3 गया तो आया हमारा 9.75 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आंसर आया इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया हमारा, ठीक है। आपको समझ आया होगा। देखो जो पॉइंट को यहाँ, जब हम पॉइंट को, तुम लोगों को ये पार्ट अगर समझने में दिक्कत हुई है तो समझो इस बात को। पॉइंट को जब हमने क्या किया, इस पॉइंट, अरे मिट गया है तो वापस लेके आते हैं इसे। तो जब पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, पावर बेसिकली बढ़ जाती है एक, है ना। जब हम पावर को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो इसको हमें कम करना होता है। तो -5 में अगर एक और कम कर दोगे तो -6 हो जाएगा, याद रखना। जब हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो पावर को घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं, याद रखना ये बात। लेकिन जब पावर यहाँ जाती है तो पावर को ऐड करते हैं, है ना, तो एक नंबर ऐड कर देते हैं। ये बात आपको समझ आई। जैसे कि अगर पावर 3.6 इंटू 10 ऐसा कुछ लिखा है, देखो ऐसे 3.675 इंटू 10⁻6 है, ठीक है। पावर अगर हमें यहाँ से यहाँ लेके जानी है यानी कि 3.675 करना है मेरे को, तो 10 मेरे को क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, 10⁵ करना पड़ेगा। क्योंकि इसको मैं राइट लेके गया हूँ ना तो हमेशा पावर बढ़ेगी, सॉरी घटेगी, याद रख लेना। लेकिन अगर ऐसा लिखा कहीं पे
42.3 इंटू 10⁴ अब मुझे पावर, अगर मैं यहाँ पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ, इस बार पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 4.23 इंटू 10⁵ हो जाएगा आपकी बार। याद रखना, जब पॉइंट यहाँ से यहाँ जाती है तो पावर घट जाती है, जब पॉइंट यहाँ से यहाँ जाती है, इस तरफ को जाती है, तो पावर हमेशा बढ़ जाती है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे इस बार हमारी पॉइंट यहाँ से यहाँ गई थी, है ना, पॉइंट यहाँ से यहाँ गई थी, तो पावर देखो घट गई है ये। अब आप बोलोगे 5 से 6 हो गई तो बढ़ गई, अरे नेगेटिव में बढ़ी है, यानी कि एक कम हुई होगी। -5 से -6 हो गया तो कम हो गया ना, बड़ा थोड़ी है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। देखो इतनी मैथ आपको आनी चाहिए, नहीं आता तो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करो पहले, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह अच्छे से देखो, तब मेरे चैनल पे कुछ दिनों में मिल जाएंगी आपको ये सब चीज़ें, तब ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। आगे बढ़ते हैं, चलो। थर्ड का जो बी पार्ट है, वैसे तो और में है, आपको कोई एक करना होता है, लेकिन मैं ऑफकोर्स दोनों करा रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ द साइज ऑफ अ प्लांट सेल एंड अ डायमीटर ऑफ वायर ऑन बेसिकली कंप्यूटर चिप इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किस किस का सम बोला है, प्लांट सेल इसका और डायमीटर ऑफ वायर इसका, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया था, मुझे ध्यान है, मैं इसको पीछे करके देखता हूँ कितना आ गया था ये। चलो मिल नहीं रहा, ठीक है, तो देखो कितना आता है ये। तो ठीक है, ये था हमारा फाइंड द सम ऑफ द, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि एक नंबर आ गया था हमारा 12.75 इंटू 10⁻⁻6, और दूसरा नंबर आ गया था 3 इंटू 10⁻⁻6। पिछली बार हमने इनको माइनस किया था, ठीक है, इस बार हमें सम करना है इनका, बेसिकली इनको प्लस करना है हमें, है ना। इसे मिटाता हूँ मैं, इस बार हमें प्लस करना है। 10⁻⁻6 अगेन कॉमन आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 12 + 3, 12 3 कितना होता है, 15.75, बस इतना ही हो जाएगा। तो कितना बन गया हमारा, 15.75 इंटू 10⁻⁻6। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा पॉइंट। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम छोटा कर रहे हैं, इसको हम ये 1.575 कर रहे हैं। मैंने अभी बताया था पावर इस टाइम पे बढ़ जाएगी, तो अगर आप इसमें +1 कर दोगे, -6 में +1 कर दोगे, बढ़ा रहे हैं ना, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें देखो यार आपको समझ आनी चाहिए कि देखो -6 में +1 करा इसलिए -5 हुआ। ठीक है, चलते हैं, देखो अब ये तो पेपर ख़त्म हो गया, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय तब तक के लिए।